नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एमपीपीएससी की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के सिलेबस को, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को एक एक करके हम 6 के 6 पेपर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस सीरीज में अब तक हमने डिस्कस किया है प्रीलिम्स एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है एमपीपीएससी में एवं उसका क्या सिलेबस रहता है। साथ ही साथ अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेंस एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, पहले प्रश्न पत्र से लेकर छठे प्रश्न पत्र अर्थात निबंध एवं प्रारूप लेखन तक क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है, इसकी चर्चा हम विस्तार से कर चुके हैं। एक एक पहलू को मेरे द्वारा आपके लिए समझाने का प्रयास किया गया है। यदि आपने वे वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले आपसे आग्रह है आप उन सभी वीडियो को देखें, फिर आप इस सिलेबस वाले वीडियो पर आए ताकि सारी चीजें एक क्रम में चलें। और जब हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, जब हम पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तब आपको सारी चीजें एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आए। जब मैं आपसे परीक्षा योजना या सिलेबस के बारे में किसी भी प्रकार का जिक्र करूं तो हमें चर्चा करनी है राज्य सेवा परीक्षा या राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के सिलेबस के बारे में। हम एक एक करके प्रश्न पत्रवार अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत हमें करनी है प्रथम प्रश्न पत्र से, और प्रथम प्रश्न पत्र में भी सबसे पहले हम बात करेंगे उसके खंड आ की, जिसका संबंध है इतिहास से। प्रीलिम्स में भी दोस्तों इतिहास हमने देखा, मेंस में भी इतिहास को सिलेबस में शामिल किया गया है। और दोस्तों, जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो सारे एस्पेक्ट को टच करेंगे, फिर जब आप प्रीलिम्स को पढ़ेंगे तब आपको बहुत ज्यादा सहजता महसूस होगी प्रीलिम्स की चीजों को समझने में, उनको याद करने में, क्योंकि प्रीलिम्स में अधिकतर खेल फिर फैक्ट्स का रह जाता है। सारी अंडरस्टैंडिंग हम मुख्य परीक्षा के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं, एक बढ़िया समझ हमें विषय की हो जाती है जब पहले हम मुख्य परीक्षा का सिलेबस कवर करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जो प्रथम प्रश्न पत्र का खंड आ है जो इतिहास से संबंधित है। यदि मुख्य रूप से हम बात करें तो यह इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित है। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं कि किन किन यूनिट में किस इतिहास को या किस काल के इतिहास को समाहित करने का प्रयत्न किया गया है। सबसे पहले यदि हम बात करें इतिहास एवं संस्कृति में, तो जो इकाई 1 है या जो पहली यूनिट है, इसमें हमें चर्चा करनी है हड़प्पा से लेकर 10वीं सदी तक के इतिहास की। मोटे तौर पर यदि हम बात करें तो जो पहली यूनिट में इतिहास का सिलेबस है वह भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित है। ठीक, उम्मीद है ये बात आपको एकदम समझ आ रही होगी। और दोस्तों, प्राचीन इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना होगा? भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, कब से कब तक का? प्राचीन काल में हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक का। किस कंटेक्स्ट में आप पढ़ेंगे? हड़प्पा से 10वीं शताब्दी के इतिहास में आप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक पहलू को टच करेंगे। यहीं से दोस्तों आपसे दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो 11 नंबर के आते हैं। अब आपको पुराना पैटर्न समझना होगा। जब मैं आपसे कहूंगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न, तब आपको समझना होगा यहाँ पर 11 मार्क्स के प्रश्न की बात की जा रही है, जिसकी शब्द सीमा 200 शब्द है। इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि दोस्तों आप पहले पुराने वीडियोस को देख लें, ताकि जब मैं वहां से संबंधित कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज करूं तब यहां पर आप उसे समझने में सहजता महसूस करें। मैंने क्या कहा? पहली यूनिट में प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ना है और इन्हीं एस्पेक्ट से संबंधित दोस्तों प्रश्न बनेंगे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय। ठीक, क्या करना है? पहली यूनिट में हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक के इतिहास को पढ़ना है। किन किन डायमेंशन में? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक। सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रख सकता हूं। सिलेबस याद होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक के अलावा कभी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कभी हमें कोई बैनर मिल जाता है, कभी कोई दूसरा नोवेल मिल जाता है। आपको यदि आपके एग्जाम का सिलेबस पता होगा तो उनमें भी यदि आपके सिलेबस से संबंधित कोई बातें आपको देखने को मिलती हैं तो आप तुरंत कनेक्ट करेंगे और उन पढ़ी हुई बातों को भी आप अपने एग्जाम में यूज कर पाएंगे। ये फायदा होता है यदि आपको आपका सिलेबस जुबान पर याद है तो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं सबसे पहले आपको सिलेबस पर फोकस करना है। सिलेबस आपको रटा हुआ होना चाहिए, फिर बाकी सारी चीजें आपकी आसानी से डील होती हैं। आपको समझ आता है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है।
हम पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों की भी चर्चा करेंगे कि उनकी क्या भूमिका होती है। सबसे पहले लेकिन आपको ध्यान रखना है, सिलेबस का एक एक बिंदु आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप कहीं चाहे घूम रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, अखबार हो, न्यूज हो, टीवी हो, किसी के मुंह से सुन रहे हो, आपके सिलेबस से संबंधित चीज आएगी ना, तो आप तुरंत उसको क्लिक करेगा आपका दिमाग कि हाँ ये मेरे सिलेबस का हिस्सा है, और ज्यादा अवेयर होकर आप उसे सुन पाएंगे। एक फायदा तो यह होता है सिलेबस को याद रखने का, और दूसरा फायदा क्या होता है कि जब आपको सिलेबस सारा याद होता है, फिर आप सारा टेक्स्ट या कंटेंट पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद जब आप सिलेबस को रिकॉल करते हैं, तो सिलेबस को रिकॉल करने के साथ साथ आपके लिए क्या याद आता है कि इस संबंध में मैंने इस चीज को पढ़ा था, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में इंटरलिंकिंग होने लगती है चीजों की, और आपको चीजें लंबे समय तक याद रहती है। तो ये फायदा होता है सिलेबस को ध्यान रखने का या याद रखने का। इसलिए कहता हूँ सारा सिलेबस ध्यान से पढ़ें। पहली यूनिट क्या है, मैं उसको रिपीट भी कर दूंगा। प्राचीन भारत का मुख्य रूप से इतिहास कवर करना है। हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी का इतिहास है। 4 डायमेंशन यहाँ पर सिलेबस में दिए हुए हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक। अब हम बात करते हैं इकाई 2 की। इकाई 2 या यूनिट 2, इसमें लिखा हुआ है 11वीं सदी से 18वीं सदी तक का वही राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, इसके बारे में आपको तैयारी करनी होगी। और दोस्तों इसे हम मुख्य रूप से जानते हैं मध्यकालीन इतिहास। कौन सा इतिहास? भारत का मध्यकालीन इतिहास। ठीक, 11वीं से 18वीं शताब्दी के आसपास का जो काल है। आपको इसमें भी राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक पक्ष के बारे में चर्चा करनी होगी, और सिलेबस के हिसाब से जो टॉपिक जितना महत्वपूर्ण होगा या जितना बढ़ा होगा, उसके हिसाब से आप डिफाइन करते हैं कि इसमें से 11 नंबर का प्रश्न बन सकता है कि नहीं, 3 नंबर का बन सकता है, 5 नंबर का बन सकता है। अक्सर कुछ टॉपिक ऐसे होंगे, कुछ बिंदु आपको ऐसे मिलेंगे जहां आप अनुमान लगा पाएंगे कि यहाँ से 3 मार्कर 5 मार्कर की संभावना है। 11 नंबर का प्रश्न बने तो इसके चांस बहुत कम है, क्योंकि कंटेंट सीमित है, जानकारी लिखने के लिए कम है। फिर आपका दिमाग ऑटोमेटिकली चलेगा जब आपको परीक्षा का पैटर्न पता होगा, सिलेबस पता होगा। फिर एक प्रश्न नहीं, लेकिन इन 2 प्रश्नों को या इन 2 टॉपिक को मिला के एक प्रश्न बन सकता है। इससे इंटरलिंकिंग डेवलप होगी कि हाँ यार ये 2 टॉपिक आपस में कनेक्ट करते हैं, तो इनका विश्लेषणात्मक हमसे मतलब एनालिसिस पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, मूल्यांकन करने को दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको चीजों को समझना होगा। फिर दोस्तों अगला बिंदु क्या कहता है, इकाई 2 में मुगल शासक और उनका प्रशासन, मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय, मतलब इंडो इस्लामिक कल्चर आपने सुना होगा। यहाँ पर दोस्तों इंडो इस्लामिक कल्चर में हमें हर चीज, इंडो इस्लामिक चित्रकला, वास्तुकला, इन सारी चीजों को देखने को मिलेगा जब आप इसकी गहराई से पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमें मुगल शासक लिख दिया, मतलब अकबर हो गया, उसके मुगल शासक जितने भी हैं, अब उनके बारे में 3 मार्कर भी आ सकता है। उनके नाम को लिख दिया जाएगा, आपसे 3 नंबर में पूछ लिया जाएगा, 5 नंबर में, 11 नंबर में, अलग अलग कंटेक्स्ट में पूछा जाएगा। अकबर की उपलब्धियां बताएं, कुछ भी, अकबर की राजपूत नीति। तो इस प्रकार से दोस्तों स्पष्ट लिखा हुआ है कि मुगल शासक है, तो मुगल शासक को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। उनका प्रशासन, अलग अलग प्रकार के शासक रहे हैं, किसकी बाजार व्यवस्था प्रसिद्ध थी, यदि आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस प्रकार से दोस्तों जो उन्होंने गतिविधियां करी हैं, जो मुख्य काम किए हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। फिर मिश्रित संस्कृति का उद्भव, दोस्तों इसमें काफी सारी चीजें, कला की बात यदि आए तो मिश्रित कला, इंडो इस्लामिक कला, इसमें आपके लिए वास्तुकला, चित्रकला, संगीत, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। उन सब का अध्ययन आपको यहाँ पर करना होगा। फिर दोस्तों ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव, ये भी दोस्तों इसमें ही जोड़ा गया है, आधुनिक भारत का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उसका प्रभाव, तो इसको भी आपके लिए इसके अंतर्गत ही कवर करना है। हो सकता है इनका कंटेक्स्ट 1750 के पहले से हो, जिसको हम मध्यकाल में शामिल कर लेते हैं। और यदि बात की जाएगी बाद के समय की 1750 के, तो इसे फिर हम आधुनिक भारत में कंसीडर करेंगे। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। यह थी हमारी यूनिट 2 या इकाई 2। फिर बात करते हैं इकाई 3 की। इसमें दोस्तों मुख्य रूप से जो बातें होंगी, आधुनिक भारत का इतिहास एवं आजादी के बाद का भारत, इसके संबंध में सिलेबस दिया हुआ है। चलिए हम जान लेते हैं कि किन किन बिंदुओं को हमें तैयार करना होगा। यहां पर है ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया,
इसमें कृषक एवं आदिवासी विद्रोह है, मोपला विद्रोह है, अलग अलग विद्रोह आपने सुने होंगे, इनका जिक्र यहाँ पर है और इनसे संबंधित सीधे प्रश्न आ सकते हैं 3 मार्कर 5 मार्कर और 2-4 विद्रोहों को मिला के, जैसे कृषक विद्रोह को समझाइए या फिर आदिवासी विद्रोह की भूमिका, इस प्रकार से प्रश्न बनेगा 11 मार्कर में। तो आपको यहाँ पर कृषक एवं आदिवासी विद्रोह को तैयार करना होगा। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन या संग्राम 1857 की क्रांति का नाम तो आपने सुना ही होगा, वहां से सीधे प्रश्न बन सकते हैं। किनकी भूमिका उनमें ज्यादा रही, उनसे भी सीधे 3 मार्कर बनते हैं, 11 मार्कर तो ओवरऑल बन ही सकता है। इसे क्या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना उचित है, नहीं है, किसके क्या मत थे क्या नहीं, तो ये सारी चीजें इसमें बनती है 11 मार्कर में। तो आपको ध्यान रखना है यूनिट 3 में क्या क्या पढ़ना है। ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, ये प्रतिक्रिया हमें कृषक एवं आदिवासी विद्रोह के माध्यम से देखने को मिलती है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या आंदोलन के माध्यम से देखने को मिलती है। फिर दोस्तों बात करनी है भारतीय पुनर्जागरण की, तो इसमें आएगा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता। इकट्ठे जो भी आंदोलन हुए इस पर्टिकुलर सेगमेंट में 11 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। नेतृत्वकर्ता में दोस्तों उनके संबंध में आपसे 5 मार्कर 3 मार्कर में शॉर्ट में पूछा जा सकता है। भूमिका पूछी जा सकती है 11 मार्कर में, अलग अलग तरीके से, नरम दल के माध्यम से, गरम दल के माध्यम से, अलग अलग डायमेंशन हो सकते हैं जो बहुत विस्तृत है। इनकी चर्चा सिलेबस में हमें करनी है जब हम इसको डिटेल में तैयार कर रहे होंगे। ठीक, उम्मीद है आपको ये वाला बिंदु समझ आया होगा। फिर बारी आती है दोस्तों गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं उन सबका जिक्र यूनिट 3 में जो दूसरा सेक्शन है उसमें किया गया है। इन सब का अध्ययन भी जब हम इस पेपर को तैयार कर रहे होंगे तो बहुत विस्तार से करने वाले हैं, इस बात की आपको चिंता नहीं करनी। बस सिलेबस आपको ध्यान रखना है, आपकी पहली प्रायोरिटी या प्राथमिकता यह होनी चाहिए। ठीक है, प्रथम प्राथमिकता सिलेबस आप ध्यान रखें। यदि आपने सिलेबस ध्यान रख लिया तो आपका रास्ता बहुत आसान और बहुत सहज हो जाएगा आपके लिए। आपको यह जानने में या कंटेंट को सिलेक्ट करने में क्या काम का है क्या काम का नहीं है, बहुत कम समय लगेगा, इससे आपका बहुत समय बचेगा। जब आपका समय बचेगा तो पढ़ी हुई चीजों को आप अधिकतम या ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आप कंपटीशन से बहुत आगे हो जाएंगे। बस शर्त क्या है, सिलेबस याद होना चाहिए। 3 यूनिट हम पढ़ चुके इसमें मोटे तौर पर। पहली यूनिट में प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरी यूनिट में मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरी यूनिट में आधुनिक भारत और आजादी के बाद के भारत के इतिहास की चर्चा हमने करी। फिर आती है यूनिट 4 या इकाई 4 यूनिट 4, इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन की बात हमें करनी है, विस्तार से हम इसकी चर्चा करेंगे। फिर भारतीय सांस्कृतिक विरासत मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य, पर्व, वास्तुकला के प्रमुख पक्ष, इन सारे बिंदुओं पर आपको चर्चा करनी होगी। मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन। आप एक बात हमें बताएं, आंसर कमेंट सेक्शन में एक प्रश्न का उत्तर दें। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किए गए स्थल मौजूद हैं, उनके नाम भी आप लिख सकते हैं, संख्या भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों पर्यटन से सीधा 11 मार्कर बन सकता है। पैटर्न क्या था, किस यूनिट से कितने प्रश्न आने हैं, किस प्रकार की इसकी चर्चा हमने करी थी, उससे संबंधित भी मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं। दोस्तों एक बात बताएं, यदि आपने पुराने वीडियो देखे हैं तो हर यूनिट से कितने 3 मार्कर आने हैं, कितने 5 मार्कर आने हैं और कितने 11 मार्कर आने हैं, इनकी संख्या आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि मुझे अनुमान लग पाए आप में से कितने विद्यार्थियों ने हमारे पिछले वीडियो को देखा है। ठीक है, फिर बारी आती है यूनिट 5 की। हम बात कर रहे हैं पेपर 1 पार्ट ए की, जिसे हम सामान्य रूप से कहते हैं पेपर 1 को सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज 1। उसमें पार्ट ए में हम 5वीं यूनिट पर आ चुके हैं जो संबंधित है मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतों से, जिसमें गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल रियासत प्रारंभ से स्वतंत्रता प्राप्ति तक, इन रियासतों का हमें अध्ययन करना होगा। इनके हर एस्पेक्ट को हमें टच करने का प्रयास करना होगा। इसके बाद वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में भी हमें इनकी चर्चा करनी होगी। इसको हम आज के मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कनेक्ट करके देखना है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यदि यह बात उठती है तो अब आप मुझे ये बताएं कि जो ये क्षेत्र हैं, जो ये रियासतें हैं वर्तमान मध्य प्रदेश में किस स्थान पर नक्शे में लोकेट होंगी, कहां आप इन्हें दर्शाएंगे, आसपास के क्षेत्र मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। उम्मीद है इतनी चीज क्लियर होगी दोस्तों।
जिन 5 यूनिट की हमने चर्चा करी वे पेपर 1 अर्थात जनरल स्टडीज 1 का पहला सेक्शन था। ठीक, अगले वीडियो में हमें चर्चा करनी है प्रश्न पत्र 1 या पहले प्रश्न पत्र के ही खंड बाकी जो कि भूगोल से संबंधित है। तब तक के लिए आपको हमारे साथ बने रहना है और सिलेबस को आपको ध्यान से पढ़ना है। हर वीडियो में दोस्तों मैं अलग अलग पार्ट को सिलेबस को कवर कर रहा हूं या डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में आराम आराम से सारी चीजें बैठती जाएं और सिलेबस आपको ध्यान रहे। जब तक शुरुआती दिनों में दोस्तों स्पेशली, फिर तैयारी करते करते क्या होता है आपको सिलेबस ऑटोमेटिकली याद रहता है। शुरुआत में आपको एफर्ट लगाने, अंत तक आते आते आपको सारी चीजें सहजता के साथ याद हो जाएगी। लेकिन शुरुआत में ही आप सिलेबस को याद नहीं करेंगे तो अंत तक यह समस्या चलती रहेगी और आपकी तैयारी में बाधाएं आती रहेगी। तो सिलेबस को जरूर देखें। आगे हम दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर की भी चर्चा करेंगे सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन तब तक के लिए आपको हमारे साथ बने रहना है, लगातार मेहनत करना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।